नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आज पंजाब में प्रचार करेंगे सीएम धामी। लुधियाना में सीएम धामी भरेंगे चुनावी हुंकार। बीजेपी प्रत्याशी रवनीश सिंह बिट्टू के पक्ष में मांगेंगे वोट। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को होना है मतदान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान लुधियाना में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रवनीश सिंह बिट्टू के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा, यानी कि 7वें चरण में मतदान होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों के दौरे पर भी नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में वो आज पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? क्या कुछ प्रोग्राम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं आज के? जी सर, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव चल रहा है और आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान हो रहा है और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, अन्य इन सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभाएं की हैं, रोड शो किए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। जी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब में जाएंगे। पंजाब में लुधियाना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवनीश सिंह बिट्टू के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और पंजाब की अगर बात की जाए तो 13 की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून यानी कि 7वें चरण में मतदान होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पंजाब में डटे रहेंगे। पंजाब में चुनावी प्रचार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ राज्य है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगेंगे और यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आगे किया है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है और एक राष्ट्रीय नेता की बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य राज्यों में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक के रूप में अन्य प्रदेशों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पर्वतीय क्षेत्रों में 28 मई तक बारिश की जताई संभावना। 26 से 28 मई के बीच कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी किया गया है जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश के आसार। पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। 26 मई से पूरे राज्य में मौसम में बदलाव की उम्मीद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 26 से 28 मई तक मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है और इस दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश के आसार जताए गए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। और मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। जी नमस्कार सर, मौसम की अगर हम बात करें तो किस तरह की संभावना भी रहने वाली है? येलो अलर्ट भी आपकी ओर से जारी किया गया है। हाँ, देखते हैं। आज तो मौसम में कुछ विशेष नहीं है, हल्की एक्टिविटी हम उम्मीद कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी है कुमाऊं क्षेत्र में, बल्कि संभावना ज्यादा है जी। लेकिन कल के बाद देखेंगे तो जो एक्टिविटी है थोड़ा बढ़नी चाहिए, ऐसा दिख रहा है। जी। और आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या कुमाऊं रीजन के, उसमें मिल जाएगी हल्की मध्यम बारिश। जी। बाकी जगह हिल्स में देखेंगे तो छुटपुट लाइट एक्टिविटी और भी मिलनी चाहिए कहीं कहीं पर 27-28 में देखना तो थोड़ी एक्टिविटी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 28-29 में खासकर अगर देखें तो उसमें लग रहा है कि हिल्स में हमारे अनेक जगहों तक में जो है हल्की से मध्यम बारिश मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जिसमें कि आप देखते हैं कि तेज हवाएं, लाइटनिंग है या कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना बनती है। जी।
और इसी तरह जो है इंटेंस शावर अब जो है आपको ये मिलेंगे। तो ये चीजें देखने को मिल रही है ऑलरेडी भी। तो इंटेंस शावर की संभावना 28 से आगे जो है वो बढ़ रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं यही है कि जब एक्टिविटी कहीं चल रही तो लोग थोड़ा सुरक्षित जगह पे इंतजार करें, जब एक्टिविटी खत्म हो तो ही आगे बढ़े। इसी तरह गार्ड गदेरे को पास खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, तेज शावर है, उसकी वजह से हो सकता है कि एकदम जो है जल स्तर कहीं बढ़े जो है। तो ऐसी जगह में खड़े ना गार्ड गदेरों के पास या बरसाती नालों के पास। और बाकी मैं समझता हूँ कि ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, लाइट मॉडरेट तक की ज्यादा संभावना है। जी सर, अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर किस तरह का मौसम रहने वाला है? क्या आंधी तूफान यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, 28-29 में ऐसी संभावना तो है कि यहाँ पे भी छोटी मोटी एक्टिविटी मिलेगी, जिसमें भी फिर तेज हवाएं विशेषकर देखने को मिलती है प्लेन्स में। तो ऐसी संभावना एक आध जगहों में दिखेंगी, ये होना चाहिए, तो इसकी भी संभावना है। जी जी बिल्कुल विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हॉर्नबिल टीवी से आप जुड़े और आपने मौसम की सटीक जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में राज्य के अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग और सरकार चाहते हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में यात्रियों को हुई परेशानी के बाद अब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक पूरी तरह से गंभीर हो गए हैं। प्रदेश के मुखिया इन दिनों चुनाव प्रचार में भले ही व्यस्त हैं, लेकिन बीच बीच में चुनाव प्रचार छोड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहाँ उन्होंने हालातों का निरीक्षण किया। अब एक बार फिर उन्होंने राज्य के बाहर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक कर और दिशा निर्देश दिए। देखिए, उत्तराखंड सरकार का भी और उत्तराखंड के लोगों का भी ये पूरा प्रयास है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी चले, आने वाले हर एक तीर्थयात्री को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। और जो भी हमारे इंतजाम हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री अभी आ चुके हैं लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके बारे में भी हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसे प्राथमिकता दें। और हमने अन्य राज्यों से भी संपर्क किया है कि अभी चूँकि केवल और केवल अत्यधिक संख्या तीर्थयात्रियों की और श्रद्धालुओं की हो जाने के कारण से जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं केवल उन्हीं की यात्रा हो सकती है। इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के लोग अभी ना आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं। सारी जानकारियाँ, सब चीज़ें हम विज्ञापन के माध्यम से भी दे रहे हैं और अखबारों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से लगातार अनुरोध कर रहे हैं। वैसे अभी यात्रा सुचारू है, अच्छी चल रही है, आज भी अच्छे दर्शन हो रहे हैं और हमारा प्रयास है कि दिन ब दिन और बेहतर यात्रा हो। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा पर केंद्र सरकार भी गंभीर हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भुल्ला ने भविष्य की चारधाम यात्रा प्रबंधन रणनीति के लिए एक समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को चारों धामों, मार्गों और ठहराव स्थलों पर यात्रियों की रिपोर्ट प्रतिदिन गृह मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। 31 मई तक चारधाम यात्रा की ऑफलाइन पंजीकरण को फिलहाल रोका गया है। यात्रा में अभी पूरी व्यवस्था अच्छे से चल रही है। सभी श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यात्रा का वो मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीआरपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। केंद्रीय सचिव ने वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा की स्थिति के संबंध में बैठक की। उन्होंने मौके पर यात्रा प्रबंधन की कड़ी निगरानी और पंजीकरण और टोकन सिस्टम को कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि राज्य में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। यात्रा में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के पर्यटक आते हैं। इसके अलावा भी देश दुनिया के लोग उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने सभी प्रदेशों को जहाँ से ज़्यादा यात्री आते हैं, जो टॉप 5 प्रदेश हैं जहाँ से अधिक यात्री चारधाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
पांचों जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चार धाम के लिए आए, उससे उनको भी सुविधा रहेगी और पूरी व्यवस्था अच्छे से चलेगी। तो यही मैसेज हम लोगों ने सब जगह दिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए केंद्र से हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया है। बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगोली, सचिन पूर्वे, दिलीप जावलकर और अरविंद सिंह मौजूद रहे। यात्रा प्रबंधन के बारे में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से 24 घंटे कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं। पंजीकृत श्रद्धालुओं को बड़कोट, सोनप्रयाग और पांडुकेश्वर में चेक किया जा रहा है। जानकी चट्टी, स्वर्गारोहिणी, ISBT और BRO और माणा में धामों के दर्शन के लिए पंजीकृत श्रद्धालुओं को टोकन जारी किए जा रहे हैं। मंदिरों के परिसर में पंक्ति में लगे श्रद्धालुओं के टोकन पर मुहर लगाकर उनके लिए धामों के दर्शन की व्यवस्था की गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पे 31 मई तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रोक है और जैसे जैसे धाम में जो यात्री हैं वो यात्रा करके वहाँ से वापस आ जाएंगे, वहाँ पे कितना स्थान होगा उसको देख के इसमें तय किया जाएगा। मुख्य इसमें उद्देश्य ये है कि कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो, यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो, सभी श्रद्धालु सुगम सुरक्षित यात्रा करें। चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी 15 दिन हुए हैं। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में इतने श्रद्धालु पहुंचे हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम में इन 15 दिनों में 1,76,932 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं गंगोत्री धाम में 1,63,191 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अगर हम गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों की बात करें तो अब तक कुल मिलाकर 3,40,123 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री से गोमुख जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,348 बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब तक 42 श्रद्धालुओं की अलग अलग वजहों से मौत की खबर भी है, जो कि चिंता का विषय है। भारी संख्या में तीर्थयात्री जो लगातार चले आ रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले जो आंकड़ा पार हो रहा है उसके तहत ही धारा 144 लागू करी गई है, जिससे तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार का मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसी कारण लोगों को जगह जगह ये तीर्थयात्रियों को रोका जा रहा है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ ना जाए। आने जाने का सिस्टम तय किया गया है और वहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो सुविधा हो जा रही है, जो चीज़ें कर पाई जा रही है वो करी जा रही है सरकार की तरफ से, जिससे कि तीर्थयात्रियों को हमारे उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए, ये सरकार का बहुत ही तानाशाही निर्णय है, सरकार की हठधर्मिता है। देव स्थानों में इस तरीके के निर्णय आप नहीं कर सकते। आप कंट्रोल करिए, आप सीमित संख्या में दर्शन जितने हो सकते हैं उतने लोगों को बुलाइए, लेकिन आप धारा 140 लागू करना, आपने एक आदेश जारी करना, ये मैं समझता हूँ ये एक समझदार नेतृत्व की पहचान नहीं है, ये एक असफलतम नेतृत्व की पहचान है। जिसने भी ये आदेश किए हैं वो उत्तराखंड के विरोधी आदेश हैं, उत्तराखंड की भावनाओं के विरोध में आदेश हैं और उत्तराखंड की स्थिति को कमज़ोर करने का काम किया और उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने वाले आदेश हैं। उत्तराखंड में 10 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें एक साथ हजारों तीर्थयात्रियों के आने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और 4,000 से ज्यादा यात्रियों को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा। लिहाजा सरकार की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठे, लेकिन अब केंद्र से लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। उम्मीद है कि अब किसी भी यात्री को परेशानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। का एक और जहां चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं यात्रा में तीर्थयात्रियों को परेशानियों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा भी रहा है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने विधायक खजान दास से खास बातचीत की है। विधायक खजान दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई भी कहीं कहीं पर दिखाई दे रही है। राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से आप लोग अपील भी करेंगे लोगों से कि जब वो आए तो किस तरह की सावधानियां बरतें? देखिए, पहले जब कपाट खुले हैं केदारनाथ जी के, यमुना जी के, गंगा जी के और बद्रीनाथ जी के, तो शुरू में थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल रहा उस समय, किंतु तत्काल बाद मुख्यमंत्री जी ने कमान अपने हाथ में ली और समीक्षाएं की, बैठकें की और मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश अधिकारियों को दिया और अब तो तकरीबन 1000 से 1200 अधिकारी कर्मचारी अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए
वो चारों धाम में लगे पड़े हैं। अब ऐसी कहीं पे शिकायत नहीं आ रही है कि वहाँ पे अव्यवस्था हो रही है। और जहाँ पर भी जैसे पैदल का रास्ता है, यमुनोत्री का हो चाहे अपना केदारनाथ जी का हो, वहाँ पर थोड़ा सा भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही थी उस समय, तो उस समय के लिए थोड़ी सी अव्यवस्थाएँ हुई है। किंतु अब सामान्य स्थिति से जो है सब यात्री जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो है अपना जैसे ही देखा और उनके पास न्यूज़ पहुँची, खबर पहुँची, उन्होंने तत्काल चुनाव अभियान को छोड़ते हुए वो यहाँ उत्तराखंड आए और तत्काल कमान अपने हाथ में लेते हुए समीक्षाएं की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यात्रा में किसी भी प्रकार की व्यवधान न हो और जो रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है उनको दर्शन कराया जाए और जिनका नहीं भी हुआ है उनको भी निराश न किया जाए, उनके भी दर्शन करवाए जाए। लेकिन विधायक जी, पहली बार राज्य में ऐसा देखने को मिला कि धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार आप लोगों को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, जब कभी अव्यवस्था होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का कदम उठाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, धारा 144 लगातार नहीं रहेगी, वो तत्काल प्रभाव से हट जाएगी, किंतु व्यवस्था को ठीक करने के लिए कभी कभी ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन विधायक जी, यात्रा प्राधिकरण आप लोग बनाने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जब यात्रा प्राधिकरण आप बना रहे हैं तो उससे पहले देवस्थानम बोर्ड भी आप ही की सरकार लेकर के आई थी, लेकिन उसको भंग कर दिया गया और अब यात्रा प्राधिकरण, तो किस तरह से आप इन दोनों ही चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, देवस्थानम बोर्ड भी बहुत सही था, किंतु उस समय जो हमारे पुजारीगण हैं उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया। पहले हम सबको उनसे बातचीत करते हुए फिर हमको ये निर्णय लेना चाहिए था। और अब यात्रा प्राधिकरण बनाने की बात जिस तरह से कही गई है उसमें लगता है कि ये बनना भी चाहिए, क्योंकि ये सर्वहित के लिए है। किंतु पुरोहित लोगों को, जो वहाँ पे हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनको विश्वास में लेकर के और उनके हक हकूक़ को देखते हुए, उनको सुविधाएं देते हुए ये सारे कदम उठाने चाहिए। और इस निर्णय के लिए अगर ये निर्णय होता है तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती भी है, किंतु सर्वसम्मति से ये निर्णय होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है विधायक जी कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार कमान संभाल रहे हैं, चाहे जब वो वनाग्नि घटनाएं हो तब उन्होंने कमान संभाली, अब चारधाम यात्रा चल रही है तो वो कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में मंत्री नदारद दिखाई दे रहे हैं, जो चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे फिर पर्यटन मंत्री हो, इसको लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है आप लोगों को। मैं बड़ी सहजता से कहना चाहूँगा कि हालांकि ठीक है, मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, किंतु इस समय चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है तो सभी लगे पड़े थे। किंतु मुख्यमंत्री ने जैसे ही देखा कि वनाग्नि को लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की, तत्काल प्रभाव से अपना चुनाव प्रचार छोड़ते हुए वो उत्तराखंड आए। उन्होंने बहुत ही बड़ी समीक्षा बैठक की और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी किया, स्वयं भी गए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सक्रियता लानी पड़ेगी। खाली मुख्यमंत्री जी पे ही न छोड़े, अपनी अपनी जिम्मेदारी को जो भी मंत्रीगण है वो समझे और अपने अपने काम को समझे। जैसे हमारे प्रभारी मंत्री हैं, अपने अपने प्रभारी जिलों में जाएं, समीक्षाएं करें, बैठक करें, तो ये फिर ऐसी घड़ी उत्पन्न नहीं होगी। अच्छा विधायक जी, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड में पहुंचते हैं, आपका भी क्षेत्र पड़ता है राजपुर रोड, जिससे होकर के लोग मसूरी जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, तो किस तरह से देख रहे हैं आप ट्रैफिक की, क्योंकि बड़ी समस्या रहती है राजधानी देहरादून में भी और अन्य जगहों पर भी, क्या कुछ प्लान यहाँ पर लाने की ज़रूरत है? देखिए, प्लान तो हमको बहुत ही जल्दी, यानी कि 27 से पहले 26 से पहले हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि जब एलिवेटेड रोड तैयार होगी और दिल्ली का व्यक्ति 2.5 घंटे में जब देहरादून पहुंचेगा, उस समय की स्थिति क्या होगी आप सब विज्ञ हैं। क्योंकि अभी ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं है, ये स्थिति हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सड़कें वही है जितनी थी उतनी है, ज़्यादा चौड़ी करने की भी गुंजाइश नहीं है। हमारे घर है, मकान है, बिल्डिंगें बनी हुई है। इसलिए अभी जो एक प्रस्ताव सरकार ने रखा है कि एलिवेटेड रोड बन रही है वहाँ पे, चाहे रिस्पना पे चाहे बिंदाल नदी पे, तो ये भी जब बन जाएगी तो शहर को राहत भी मिलेगी। तो इसलिए ये प्लान बहुत जल्दी हमको करना चाहिए और करेंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। विधायक खजान दास जी को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
दिनेशपुर में शिकायतकर्ता की शिकायत पर सीएमओ उधम सिंह नगर ने एक जांच टीम का गठन कर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आयुर्वेद औषधि केंद्र में छापेमारी की, जहां अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई है। और जो भी उनके पर रजिस्ट्रेशन के हैं, क्वालिफिकेशन के हैं, जो कार्रवाइयाँ जो अगर कागज़ नहीं मिलते हैं तो फिर उनको वार्निंग देते हैं, सील करते हैं और उसके बाद भी ये नहीं सुधरते तो फिर दंडात्मक कार्रवाई जो भी है, दंड कार्रवाई जेल वगैरह उससे प्रावधान उसमें किए गए, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग लगे हुए, पूरी टीम सीएम ऑफिस की लगी हुई है, जो न्यायिक क्षेत्र ने पूरी जिला उधम सिंह नगर के लिए सभी टीमें डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, सबको क्षेत्र बता दिया गया है और समय समय पर छापे पड़ते रहेंगे। इससे लोगों को वार्निंग दी जा रही है पहले से कि आप जो भी कमियां हैं अपने क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन करवा के समय से पूरा कर लें और नहीं करेंगे तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ साहब ने एक संयुक्त जांच समिति बनाई थी जिसमें मैं जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला, हमारे सीएमओ सर डीपी सिंह सर और भी हमारे स्टाफ के साथ हमने एक निरीक्षण एक दिन और किया था। उस दिन ये यहाँ बंद था और आज पुनः इनसे मिला गया, इनकी जांच की गई, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। उस संबंध में इनको चेतावनी दी गई है कि आप फिलहाल तो इसको बंद करके अपनी गड़बड़ियों को दुरुस्त करें और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न करें। अगर इनके द्वारा पुनरावृत्ति पुनः की जाती है तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। पौड़ी जिले के श्रीनगर शहर में नरबख्शी गुलदार का आतंक देखा जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को वन विभाग को बड़ी सफलता भी हाथ लगी, जहां वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया, जिसके बाद शहर वासियों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शहर में गुलदार का आतंक बना हुआ था और गुलदार अब तक 2 बच्चों को भी अपना निवाला बना चुका है, जिसकी वजह से लोगों में डर का भय बना हुआ था। ऐसे में गढ़वाल वन विभाग के डीएफओ ने बताया है कि गुलदार को नागदेव रेंज पौड़ी लाया जा रहा है और मेडिकल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भी जो घटनाएं हुई है तो इसके आसपास जो है पूरे हमारे जो है 15 लोगों की टीम जो है गश्त कर रही है और जो लोगों को जो है हमारे स्टाफ को जो भी स्थिति दिखेगी वहाँ पे उसके अनुसार जो है उच्च स्तर पर सूचित किया जाता है और हम लोग भी उसी तरह से सतर्क हैं। गुलदार की दिखाई दी तो मतलब जो है वो सूचना तुरंत ऊपर पहुँचा जाएगी। इसके लिए हमने ट्रैप कैमरे भी लगा रखे हैं। ट्रैप कैमरे में भी जो नजर आएगा तो वो जो है क्लियर हो जाएगा कि कितना बड़ा है। आज सुबह 5 बजे टीम को सूचना मिली कि जो डांग क्षेत्र है जहां सूरज की शुक्रवार को घटना हुई थी, उससे 100 मीटर ऊपर जो हम लोगों ने पिंजरा लगाया था उसमें एक गुलदार ट्रैप हुआ है। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसमें एक गुलदार जिसकी उम्र लगभग 6 साल है और उसका लिंग नर है, वो उसमें फंस गया है। तो उसको जो है हम लोग यहाँ पौड़ी रेंज नागदेव लेके आए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो उसका परीक्षण किया गया उसमें गुलदार स्वस्थ पाया गया है। संभवतः यह वही गुलदार है क्योंकि उसी गुलदार की एक टेरिटरी होती है और उसी क्षेत्र में उसी स्पॉट पर ये गुलदार को हम लोगों ने पकड़ा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।